डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन कोवलेंट बॉन्डिंग में फोर्थ टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, विच इज हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेजोनेंस हम पहले ही कवर कर चुके हैं। रेजोनेंस के हमने पीवाईक्यूज भी काफ़ी कवर किए हैं, आप पुरानी क्लासेस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम हाइपर कंजुगेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हाइपर कंजुगेशन का रोल क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और क्वेश्चंस आने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले हम उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, नाउ व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। तो कंजुगेशन से तो मीनिंग तुम्हें समझ आ ही रहा होगा। कंजुगेशन मींस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ठीक है, पर ये हाइपर कंजुगेशन है, एक टाइप ऑफ कंजुगेशन ही हुआ। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि सपोज टू बी एक तुम्हारा कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो दूसरे वाले कार्बन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो यहाँ पे प्रॉपर एक हाइड्रोजन होगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से मूव कराएगा उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ये देखो, ये हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। इसके लिए वैकेंट 2p कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। नॉर्मली समझाते हैं, कार्बन है और यहाँ पे कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का होने का मीनिंग ही यह है कि हमारे पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, एक हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये पी वैकेंट है। अब क्या होगा यहाँ पे हमारा, सपोज टू बी इसके पास हाइड्रोजन्स है, इसके पास हाइड्रोजन्स है, 3 हाइड्रोजन्स आर देयर। अब देखो, हाइड्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस हाइड्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो, एक तो ये है और एक ये है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों यहाँ के यहाँ चले जाए पी में इसके, और इस पी में जाने की वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, मूवमेंट मूवमेंट हो गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये इफेक्ट अराइज होगा, उससे हम बोल देते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस ही हो गया ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि उसे रेजोनेंस कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। बिकॉज देखो, नो बॉन्ड क्यों, जब ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पी में दे देगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड बचेगा नहीं ना, H प्लस बच जाएगा। तो देखो, जब हाइड्रोजन अपना दे देगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये तो H रहा, ये भी H रहा। अब अगर इसने अपने P में इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये डबल बॉन्ड बन गया और ये H प्लस। तो अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बचा ना, हाइड्रोजन प्लस आ गया। देखो, हाइड्रोजन प्लस चार्ज आ गया और इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बचा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड इट इज गिवन बाय बेकर नेथन। ठीक है, इट इज गिवन बाय बेकर नेथन। तो इट इज आल्सो नोन एज बेकर नेथन इफेक्ट। ये तो नेम हो गया बेकर नेथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है, मैंने फिर बोला हाइपर कंजुगेशन क्या है, जो ये हाइड्रोजन है ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन कर रहे हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल में। और ध्यान रखना, पहली कंडीशन हो गई वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई कि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके। तो देखो, हाइपर कंजुगेशन क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी अल्काइल ग्रुप के जो अटैच होने चाहिए अनसैचुरेटेड सिस्टम और एटम और अनसेयर्ड पी ऑर्बिटल, उसका पी ऑर्बिटल शेयर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो जो हमारे हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएंगे वैकेंट पी ऑर्बिटल में। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। देखो, हमारे पास सपोज टू बी एक सिस्टम है, ये फंक्शनल ग्रुप है या फिर ये कार्बोकेटायन है, ये कुछ भी है, इस पे अगर कोई कार्बन लगा होगा तो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और जो ये हाइड्रोजन लगे इनको हम बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो, अगर उसके नेक्स्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे बीटा, और अगर इसके हाइड्रोजन्स की बात आएगी तो इसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोजन्स। और अगर उसके और नेक्स्ट होगा तो इसे हम बोलेंगे गामा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन्स को हम बोल देंगे गामा हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट, अगर उसके नेक्स्ट होगा तो उसके कार्बन को डेल्टा बोल देंगे और उसके हाइड्रोजन्स को हम बोल देंगे डेल्टा हाइड्रोजन्स। ठीक है ना, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके नेक्स्ट होगा, अल्फा के नेक्स्ट होगा तो उसे बीटा बोलेंगे, बीटा के नेक्स्ट होगा तो उसे गामा बोलेंगे, और गामा के नेक्स्ट होगा तो उसे डेल्टा बोलेंगे। ठीक है,
तो कोई सिस्टम, कोई फंक्शनल ग्रुप, उसके अगर जो नेक्स्ट होगा सबसे पहले उसे अल्फा, फिर उसके जो नेक्स्ट होगा उसे बीटा, उसके नेक्स्ट होगा उसे गामा, उसके जो नेक्स्ट होगा उसे डेल्टा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन, जो अभी अल्फा हाइड्रोजन हमने सीखा, अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अगर मैं यहाँ पे भी लगा दूं एक, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे भी लगा दूं ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन हमने कैसे देखा? ये हमारा एक सिस्टम है ना, देखो यहाँ पे एक सिस्टम हमने बोला था, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो, ये एक सिस्टम है ये वाला। इसके जो नेक्स्ट कार्बन होगा इसको हमने बोला था अल्फा कार्बन, और इसके जो तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तीनों के तीनों हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो पहली कंडीशन क्या होगी? अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ मूव करेगा, तो जब ये मूव करेगा तो अपने दोनों के दोनों सिग्मा, तो दोनों के दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ दे दिए, देखो दे दिए, नहीं दे दिए, और इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड। अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रह गया, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नेम भी याद रखने और उसके नेम क्यों पड़े हैं ये भी ध्यान रखना। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो हो गया नहीं हो गया? तो पहली कंडीशन तो यही हो गई भाई, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन होगा तभी उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। देखो हायर द अल्फा हाइड्रोजन्स हायर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब देखो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे देखो ये था सी है, ये एज 3 हाइड्रोजन लगे इसमें, और यहाँ पे सपोज टू बी कार्बोकेटाइन है। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा। पहली कंडीशन है कि पहली कंडीशन में ये वाला दे दे हमारा हाइड्रोजन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। फिर रेजोनेंस बोलेंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दूसरा बन गया, और जब हमारे तीसरे वाले ये दो इलेक्ट्रॉन ये भी हैं, और जब ये जाएंगे तो 3 बन गया। तो पहले जब ये जाएगा तो 1 2 और 3। तो ध्यान रखना, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज्यादा ही हमारे क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और एक और कंडीशन देखो क्या हो गई, वैकेंट पी ऑर्बिटल, मैंने पहले बोला था, देखो यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होना बहुत नेसेसरी है, और अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत नेसेसरी है हाइपर कंजुगेशन के लिए। अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? ठीक है ना, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज करेंगे वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ठीक है, नाउ अब हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होता है कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में और डबल बॉन्ड में। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, कार्बोकेटाइन में क्या इफेक्ट होगा फिर हाइपर कंजुगेशन का, फ्री रेडिकल में क्या इफेक्ट होगा और डबल बॉन्ड में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन होता क्या है, देखो ये कार्बन है, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकेटाइन के पास ना एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखो तो वैकेंट पी ऑर्बिटल पहली कंडीशन तो पूरी हो गई ना कार्बोकेटाइन में कि हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे इसके सिग्मा बॉन्ड है, और ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हो सकते हैं, तो एक यहाँ जा सकता है। ठीक है, देखो चला गया, नहीं चला गया, और देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन ये जा सकता है, तो ये भी जा सकता है ये वाला, और ये वाला भी जा सकता है। तो देखो कार्बोकेटाइन में क्या होगा, जो सिग्मा है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में लोकलाइज्ड कर देगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है तो ये वाला हाइड्रोजन भी है, ये भी है, तो 1 2 और 3। तो कार्बोकेटाइन में कैसे होना है, वही जो सिग्मा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है लोकलाइज्ड है, वो दोनों के दोनों लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे या मूव हो जाएंगे कहाँ, वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो कार्बोकेटाइन में है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बोकेटाइन है, देखो तो कहीं ना कहीं इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल आराम से होगा। ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल आराम से होगा। अब देखो ये जो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों यहाँ चले जाएंगे, देखो गए, तो यहाँ प्लस बन गया। देखो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब देखो यहाँ चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस हुआ नहीं हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या हो गया, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, पहले स्टेप में ये हुआ, देखो दूसरे स्टेप में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेट्स चेंज द कलर, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, देखो, और ये भी पी में गए होंगे। ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे इसके पी में। ये देखो ये सेकंड स्टेप में ये हुआ है, यहां से ये वाला सेकंड स्टेप।
और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारे तीसरा हाइड्रोजन बचा है, ये तीसरा वाला देखो, ये तीसरा वाला, ये भी तो जाएंगे, तो ये तीसरा वाला हो गया, ये हमारा तीसरा वाला, ये ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा। तो इस पे प्लस आ गया, इस पे भी एक बार प्लस आया, और इस पे भी एक बार प्लस आया। देखो तो जितने ज्यादा ये अल्फा कार्बन था ना, अल्फा कार्बन, इसके ये अल्फा हाइड्रोजन थे, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतने ज्यादा क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी होंगे, या बोलो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो जितने ज्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना ये वाले, उतनी ही ज्यादा हमारी इसकी स्टेबिलिटी होगी, किसकी, कार्बोकेटाइन की, क्योंकि उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, और रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है हमारे, तीनों के तीनों देखो, ये तीनों के तीनों, एक यहाँ गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तो पहले का ये, दूसरे का ये, और तीसरे का ये। ठीक है, तो जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा हमारी होगी स्टेबिलिटी। ध्यान रखना क्या होगी, स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर किसी कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हो, स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो डिपेंड करेगा उसके अल्फा हाइड्रोजन पे। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है एल्कीन। एल्कीन में क्या है, एल्कीन देखो, ये एल्कीन, ये, अब यहां पे भी देखो, ये एल्कीन हमारा जो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको अपने माइंड में रखो, ये हमारा यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो भी है। अब देखो इसके बगल वाला जो कार्बन होगा, ये अल्फा अल्फा कार्बन होगा, और हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, देखो तीनों के तीनों दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन पहला वाला, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए, देखो मूव कर गए, नहीं कर गए, ये रहा पहला, ये हाइड्रोजन फिर बन गया अल्फा हाइड्रोजन। फिर ये कौन से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अब दूसरे मूव कराते हैं, देखो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले मूव कर जाएंगे, ये वाले, तो ये बन जाएगा, देखो नीचे वाला, ये वाला मूव कर गया ना, इस पे H प्लस आ गया, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर मैं और तीसरा कोई और मूव कर दूं, फिर यहां से ये दो जो बचे, ये 2 भी मूव करेंगे, तो ये वाला बन जाएगा तीसरा। ये देखो सेम कॉन्सेप्ट है कार्बोकेटाइन का और एल्कीन में, पर ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे देखना है कि जो एल्कीन है इसको सर्कल कर लो, और इसका जो नेक्स्ट कार्बन ये हो गया हमारे अल्फा कार्बन, और ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी अल्फा हाइड्रोजन पे, और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उतने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, एल्कीन की होगी। ठीक है, आए समझ में। अब देखो स्टेबिलिटी का वही जो मैं तुम्हें बता रहा था, तो देखो जितने ज्यादा, अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन है, ये तुम्हारे तीनों के तीनों देखो, ये देखो 1 2, और ये देखो, तो 3 3 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, 9 फॉर्म बन रही है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ देखो 3 और 3, ये वाला नहीं होगा, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 3 2 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो सिर्फ 3 रह गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो तुम बोलोगे ये दोनों क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अल्फा कार्बन होना चाहिए, उसके जो होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है कार्बोकेटाइन की। सेम देखो फ्री रेडिकल की केस में भी वही है, तो देखो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ओनली 3, तो ये हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सबकी सबसे कम इसकी क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इसके क्वेश्चंस को लेके होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।